दो कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल, एक है हमारा फ्रिक्शन नॉर्मल और टेंशन, एक है हमारा नॉर्मल फोर्स। ये बताया था क्या होता है? नहीं बताया। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? When two solid surfaces are in contact, क्या बोला मैंने? When two solid surfaces are in contact, they exert a pushing force. They exert a pushing force perpendicular to the contact surface. इसका मतलब ये है, यहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और यहीं से एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है? अगर ये कांटेक्ट में है तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ये ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगा। ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। अच्छा, ये सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस भी तो सॉलिड है, तो सरफेस भी इस पे लगा रहा होगा नॉर्मल। अच्छा, ये सरफेस पे लगा रहा होगा, वो भी लगा रहा होगा सरफेस पे, ठीक है? ऐसे ही ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है इस वाले ऑब्जेक्ट में भी लगा रहा होगा नॉर्मल। सारे अलग अलग नॉर्मल फोर्स हैं। अभी बस फील करो, उसका डायग्राम बन गया, ठीक है? लिखिए। नेक्स्ट है हमारा टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन मतलब क्या होता है? टेंशन तनाव, तनाव नहीं होता, खिंचाव, ठीक है? दैट इज टेंशन। कोई स्ट्रिंग है, जैसे दो दोस्तों में तनाव हो जाता है ना, तो मन मुटाव जो हो जाता है नहीं, तो उसी का दूसरा नाम है टेंशन, ठीक है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आवाज में मास में एक सीलिंग है और थ्रेड से मैंने एक ऑब्जेक्ट लटका दिया। ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे कोई आदमी फोर्स लगा रहा है, हाथ में नहीं, अंतर्यामी फोर्स लगा रहा है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि स्ट्रिंग से लटका हुआ है, स्ट्रिंग इस पे मतलब कुछ फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स का नाम क्या है? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? T से। ये मैंने बता रखा है, टेंशन तो बताया, इस साल बताया कि नहीं ये बताओ? इस साल नहीं बताया? अच्छा चलिए बताओ। टेंशन फोर्स यूज होता है to communicate force from one point to another as well as to change the direction of force. For example, ये है, इस पे मैं धागा बांधूं, ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब इसको यहाँ से खींचने पे आएगा इधर, अब इस पे मैंने धागा बांध दिया, ठीक है? अब इस ऑब्जेक्ट को मैं दूर से यहाँ से खींचूं तो भी आएगा मेरी तरफ, देखो आ रहा, ठीक है? इसका मतलब ये फोर्स जो मैं यहाँ पे लगा रहा था, इस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली लगा रहा था, वो मैं धागे के थ्रू कहीं और से लगा पा रहा हूं। So I am able to change the point of application of force through this string, right? Change of direction भी हो सकता है ना? अब जैसे मान लेते हैं ये, इसको कहीं से घुमा के ले आओ, इस बॉटल से घुमा के, अब मैं फोर्स अपनी तरफ लगा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है,
इसका मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग से के थ्रू मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहीं से कहीं कम्युनिकेट कर दिया। मैंने क्या किया, जैसे पुली लिया और इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट एम लगाया और इस पे मैंने फोर्स लगा दिया। जब इस टेंशन इस ऑब्जेक्ट पे मतलब इस स्ट्रिंग पे मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, मैं फोर्स नीचे लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, तो आई एम एबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया? फोर्स में नीचे लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। क्लियर सबको? तो इसका ये सब काम कौन करता है? स्ट्रिंग करता है। अब स्ट्रिंग ये क्यों कर पा रहा है? बिकॉज स्ट्रिंग इज एबल टू जनरेट अ फोर्स कॉल्ड टेंशन। जब हम स्ट्रिंग को खींचते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज ये ऑब्जेक्ट है, क्यों होता है? हम वेरी स्मॉल लेवल अगर इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे आगे देखोगे, स्टडी करोगे, लेट दिस बी द स्ट्रिंग, इसको हम लोग एक एक मॉलिक्यूल में डिवाइड कर पा रहे हैं, कर दिया हमने, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, ये सबसे लास्ट वाले पार्ट। मैंने इसको इधर खींचा, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है? तो जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको जब जूम करोगे, इधर फोर्स अप्लाइड है और ये रिजिड है, दूसरी तरफ से क्या होगा? रिजिड फिक्स है यहाँ पे। तो इस फोर्स अप्लाइड की वजह से ये एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है, एंड ड्यू टू दिस एक्सपेंशन, एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहा है, एक्सपैंड हो नहीं रहा है एक्चुअली में। हम लेते कौन सा है? इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग। रबर मत ले लो, रबर से खींचेंगे तो थोड़ा लेट आएगा और मेरा फोर्स पूरा का पूरा कम्युनिकेट नहीं हो रहा, कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग है वहां। तो जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया, इस छोटे से ब्लॉक में थोड़ा सा एक्सपेंशन की कोशिश की होगी, तो उस एक्सपेंशन, अब ये रिजिड है, ये ब्लॉक अपने आप को, इस फोर्स ने इसको एक्सपैंड करने की कोशिश की, तो ड्यू टू द रिजिडिटी नेचर ऑफ द स्ट्रिंग, inextensible nature of the string, this small part of the string tries to regain its shape, expand करने की कोई कोशिश कर रहा था, तो ये खुद को वापस सिकुड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वापस सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो खुद इंटरनली ये फोर्स लगाएगा बाहर वाले जिससे भी अटैच है उस पे, ये खुद फोर्स लगाएगा किस पे? जिससे भी अटैच है, which will be equal to this applied force। अगर इक्वल नहीं होगा तो फट जाएगा ना, होगा ना? इसने बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे अपनी तरफ फोर्स लगाया, इधर लेफ्ट वाले ऑब्जेक्ट पे अपनी तरफ फोर्स लगाया, इसका मतलब इसने लेफ्ट वाले इस मॉलिक्यूल पे अपनी तरफ फोर्स लगाया, किसके बराबर होगा वो? इसी के बराबर होगा। अब इस मॉलिक्यूल को गायब कर दो, अब वो फोर्स यहाँ आ चुका है, ऐसे एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स को गायब कर दो और वो फोर्स कहाँ आ चुका है? इस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? That tension gets communicated through the molecules of the string। समझ में आया? तो जिस तरह से वो टाइटली बंधे हुए हैं, वो खुद को कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, करने की कोशिश करने की वजह से क्या हो रहा है? फोर्स अगले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर रहा है, और ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हो रहा है, इसलिए अगर मतलब स्ट्रिंग का डायरेक्शन चेंज भी हो रहा है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो क्लीनली डायरेक्शन चेंज भी करता है। समझ में आ रहा है? यही अगर एक लकड़ी, अब लकड़ी को बोलो कि नहीं मैं बेंड करके लेकर आऊंगा, तो वो नहीं हो पाएगा, दैट इज टू रिजिड, फ्लेक्सिबल नहीं है वो इस सेंस में कि वो डायरेक्शन चेंज करे तो भी मॉलिक्यूल एक दूसरे पे वो वाली चीज एक्सर्ट करता है जो मैंने सिखाया, ठीक है? सो दिस इज द रीजन ऑफ टेंशन। ये नहीं भी पता हो चलेगा हमारे लिए स्ट्रेंथ तो क्या लगेगा? बोलो, हमारे लिए स्ट्रेंथ है तो क्या लगेगा? टेंशन, ठीक है? एक रूल याद रखना, सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब सेम टेंशन, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन उसमें सेम रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि मॉलिक्यूल का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम्युनिकेट ही हो रहा है ना, तो थ्रू आउट द
string, the tension is same throughout the string. एक और point, throughout the string, at any point in the string, any point of the string, tension is bidirectional. ये कह सकता हूं मैं, हर बार हर जगह पे वो दोनों तरफ लगा रहा है ना, अप्लाई कर रहा है, खींच रहा है, हर मॉलिक्यूल जो है वो दोनों तरफ वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो टेंशन इज ऑलवेज बाई डायरेक्शनल। तो जब भी हम टेंशन लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, ऐसा ड्रॉ करते हैं, एंड हमेशा इसको पुलिंग दिखाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, the tension is a pulling force. Tension is a pulling force. It pulls the object away. ठीक है, पुलिंग फोर्स है। इसका मतलब जैसे जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है फॉर एन स्ट्रिंग, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फोर्स कहां लगेगा, अवे लगेगा। सबको समझ में आ रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगेगा। क्या ये बाई डायरेक्शनल। क्लास में, लास्ट क्लास में नहीं, इसी क्लास में कल हम जो डिस्कस करते हैं, वे हैड टू इंटरप्ट। कल हमने दो चीजें पढ़ा था, क्या था, एक नॉर्मल और एक टेंशन। क्विकली बता दो जल्दी जल्दी। नॉर्मल क्या है, जब किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो, या फिर किसी भी दो सॉलिड सरफेस का इंटरेक्शन होता है, तो ये दोनों सॉलिड सरफेसेस एक दूसरे पे, सॉलिड्स क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या है, दैट पहली चीज, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ पुशिंग फोर्स। क्या करता है, पुशिंग फोर्स। ठीक है, मुझे इतना ही याद है, दो ही प्रॉपर्टी है। टेंशन, टेंशन क्या बताया था मैंने, स्ट्रिंग में लगता है ना, और रॉड में भी लगता है, बट स्ट्रिंग अभी देखते हैं। स्ट्रिंग में टेंशन लगता है, और टेंशन की क्या प्रॉपर्टी है, दैट इट इज अ पुलिंग फोर्स। और इसका एक और प्रॉपर्टी बताया था मैंने, दैट सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब सेम टेंशन। और भी कुछ बताया था क्या, एट एनी पॉइंट, यस इट इज बाई डायरेक्शनल। याद था, नहीं याद था मुझे, इट इज बाई डायरेक्शनल। और भी कुछ बताया था क्या, बस इतना ही था, इतने में क्लास रोकनी पड़ गई थी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। अब हाउ डू वी सॉल्व न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो बताऊंगा आज। इन्हीं फोर्सेस को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेटर वर्ड होगा अप्लाई, अप्लाई लिखो, स्टेप्स टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज वी ड्रॉ द फोर्स डायग्राम्स of individual
ब्लॉक्स, जो भी इंडिविजुअल ब्लॉक्स इन्वॉल्व है उनका हम फोर्स डायग्राम बनाते हैं। इस फोर्स डायग्राम को हम एफ बी डी के नाम से जानते हैं। ये पढ़ा दिया है क्या? आज यही पढ़ाना था, फ्री बॉडी डायग्राम। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज दिस डायग्राम कॉल्ड? मैं फोर्स डायग्राम बोलता हूं, बाकी दुनिया फ्री बॉडी डायग्राम बोलती है। ठीक है, एक ही चीज है दोनों में। तुम लोग गर्मी लग रही है क्या? हाँ, किसने बोला? ऊपर वाला किया है, ठीक है। ये भी बंद करना, ये बंद करो। अब फोर्स डायग्राम होता क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस अप्लाइड, नहीं, फोर्सेस ऑन अ बॉडी अप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे बाहर से कितना फोर्स लग रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं हम? एफबीडी। एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, चलो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या एक्शन रिएक्शन पेयर एक एफबीडी में होगा? होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज है, होगा? गलत, नहीं होगा, बिकॉज एक्शन रिएक्शन पेयर हैपन ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो किसी एक बॉडी के एफबीडी में एक्शन रिएक्शन पेयर साथ में नहीं आएंगे। मतलब मैं इस ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा हूं, उस फोर्स का नाम है वेट या नॉर्मल फोर्स, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं। तो मेरे एफबीडी में सिर्फ वो जो मेरे पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो आएगा, और ग्राउंड के एफबीडी में आएगा जो मैंने फोर्स लगाया है। तो ग्राउंड को हम पढ़ते नहीं है, ग्राउंड थोड़ी मूव कर रहा है मेरे फोर्स अप्लाई करने में, दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? एफबीडी का क्या लॉजिक है? करें आगे? अच्छा कर रहा था, तुम कितने सिंसियर हो, लिख रहे हो नहीं? लिखो। गर्मी लग रही है क्या? कोई बात नहीं, सह लो, पढ़ाई के लिए सब सैक्रिफाइस करना चाहिए। हमारे जो दादा लोग या उनके भी मतलब फोर फादर्स, वो पानी में तैर के जाते थे पढ़ने, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो जब वो पानी में तैर के जा सकते हैं तो फिर हमें तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस है कि थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मतलब फोकस्ड इन्वायरमेंट ना। पंखे से बहुत आवाज़ होती है, थोड़ी देर में एसी का ठंडा कर देगा। जब बारिश हो जाता है तो हम लोग को भी तुम लोग को भी तैर के जाना। चलो अच्छा है, द मोर यू सेक्रीफाइस, तभी इसलिए टॉप किया तुमने। द मोर यू सेक्रीफाइस द मोर यू, तो जितना तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल है उतना तुम अच्छा करोगे। स्ट्रगल दे दूं क्या थोड़ा? अच्छा करोगे तुम, नहीं? हो गया, लिख लिया? थोड़ा स्ट्रगल होना चाहिए, दो चार हाथ जब पड़ेगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं? एफबीडी बनाना सीख गया, अब एफबीडी बनाओ।
अब इस पे मैंने एक फोर्स लगाया F। अच्छा स्टेप्स लिखवा रहा था क्या मैं, स्टेप्स टू सॉल्व, पहले स्टेप में मैंने वो कर दिया। कोई बात नहीं, अब एफबीटी इसका बना ही दो, एक एग्जांपल तो चाहिए ना अपने को एफबीटी बनाना है। तो अब ये दो क्वेश्चंस, हाँ एग्जांपल है, इसको लिखो ई एक्स, ई जी लिखते हैं एग्जांपल। क्या होता है ई जी? एग्जांपल गिवन। हे भगवान, कहाँ से, किसने पढ़ाया तुम्हें? क्या ई जी मतलब होता है? एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल गिवन, बेस्ट जोक आई हर्ड टुडे। और तुमने भरोसा कर लिया। वाइवा क्या होता है? वाइवा स्टैंड्स फॉर वाइवा वोसे, वर्बल कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं। जो वाइवा बोलते हैं ना, वाइवा है आज उसको। तुम लोग इंग्लिश बहुत खराब है यार, फिजिक्स के टीचर से पढ़ रहे हो। चलो इसका एफबीटी बनाते हैं। M1 एंड M2 दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग एफबीटी बनाएंगे एज पर द फर्स्ट स्टेप। तो M1 का एफबीटी बनाओगे, देखना सब मैच करना, सबका यही आया होगा मुझे लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है? M1G, जो फोर्स कौन लगा रहा है? ग्रेविटी। ग्रेविटी वेट फोर्स एक्सर्ट करता है किसी पे, और वेट की वैल्यू क्या होती है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। M1G नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा यहाँ पे, ये वाला लगाएगा। इस ब्लॉक पे N1 मान लेते हैं। अच्छा अगर तुम्हें ऊपर नहीं लगाना है तो अभी के लिए नीचे से यहाँ लगा दो, इस सरफेस पे N1 लग रहा है, ठीक है। फिर there is an external force F here. Now there is one force जो इस सरफेस पे ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं। M2 इस पे लगाएगा और M1 उस पे लगाएगा। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे भी तो लगेगा, समझ में आ रहा है? ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में है, these two surfaces are in contact। तो इस सरफेसेस एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? नॉर्मल फोर्स लगाएंगे, वही चीज है। तो ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? एक नॉर्मल रिएक्शन, इसको आर से डिनोट कर देते हैं। तो ये एफबीटी पहले ब्लॉक का हो गया। ऐसे ही जब दूसरे ब्लॉक का एफबीटी बनाओगे तो ये भी कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसका नीचे जाएगा क्या? M2G, नीचे से लगेगा N2, एंड इधर से एक रिएक्शन फोर्स टुवर्ड्स राइट। सबको समझ में आया? ये सरफेस इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये सरफेस इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये सरफेस इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगा और इस ब्लॉक पे इधर फोर्स लगाएगा। अब इस ब्लॉक को देखो, इस पे एक ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, और M1G, 4 फोर्स दिखा दिए। ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन सेम एफबीटी में है क्या? नहीं, ये अलग एफबीटी है। ये ब्लॉक M1 का है और ये किसका है? एफबीटी 2 दूसरे ब्लॉक का है। तो इस तरह से हम फोर्स डायग्राम बनाते हैं। समझ में आया? कोई डाउट इसमें? करें आगे, जल्दी लिखो। तुमने जब जान लगा कूदे ना तुम, तो तुम अपने इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं कूदे हो, तुमने लगाया फोर्स किस पे? जमीन पे।
ग्राउंड पे, और ग्राउंड ने तुम पे फोर्स बैक लगाया ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसकी वजह से तुम कूद पाए हो। जब हम चलते हैं ना आगे, तो जैसे हम चलते हैं, मान लेते हैं जैसे ये है, हम ये चल रहे हैं हम, तो तुम क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो ग्राउंड पे, तुम इस पे ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ग्राउंड एक रिएक्शनरी फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ड्यू टू नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन आगे की तरफ, एक फोर्स लगाता है ऐसे, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगाएगा, नॉर्मल ऊपर, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे, इसकी वजह से तुम कूद पा रहे हो, एक एंगल पे देख रहे हो ऐसे जा रहा है। क्लियर है? चले आगे, स्टेप 2। यस, फ्रिक्शन अभी तक नहीं पढ़ा है ना, जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में। फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिंग फोर्स विच ऑपोजेस द टेंडेंसी ऑफ मोशन। 8th में पढ़ा दिया है अभी, जैसे तुम्हारे में भी बाकी है, 8th वाले तुमसे आगे चल रहे हैं अभी। हाँ, तो ये किसने बोला? हमेशा वो केस नहीं होता, अभी बताऊंगा, जब फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तभी डाउट पूछना, आज हो जाएगा फ्रिक्शन भी। सिंगल बॉडी पे हो ही नहीं सकता ना एक्शन रिएक्शन पेयर, कोई केस नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें सेम ही बॉडी पे एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, अब जैसे ऑब्वियसली मतलब योर हैंड का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा आपस में, तो मैं फिर जब इस पूरे हाथ को एक नहीं मानूंगा, फिर यहां से अलग कर दूंगा, समझ में आ रहा है? पूरे हाथ को मानूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो नहीं कंसिडर करेंगे। ये फ्रिक्शन पढ़ रहे हो, ये मैंने बताया था सबका है। हाँ, विल स्टडी इन डिटेल, आएगा भाई, टेंशन मत लो। स्टेप 2 इज ड्रॉ एक्सेलरेशन डायग्राम। अब एक्सेलरेशन डायग्राम क्या है? खतरनाक सा डायग्राम होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो एफवीडी है उस पे हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन डायग्राम, टू वी शो एक्सेलरेशन ऑन द एफवीडी। ठीक है, क्या हुआ, बस थोड़ा और कंफ्यूज करूं तुम लोग, नहीं करूं? चलो एक्सेलरेशन डायग्राम के कुछ रूल्स है बताता हूं, मजा आएगा। तो पहला रूल, when an object is in contact with a rigid surface, मैं इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों बता रहा हूं ऐसे तुम्हें लग रहा होगा, तो दीज आर वेरी जनरल रूल्स, दीज आर एप्लीकेबल फॉर एनी केस, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, है ना, या फिर इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था मैंने, या पढ़ा होगा तुमने मैथ्स में, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे पहले पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, एंड फिर ये क्या हो गया, मैंने नहीं किया कुछ, फिर पढ़ा होगा तुमने x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, पढ़ा होगा। फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 पढ़ा होगा। फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स x माइनस x1 पढ़ा होगा। लास्ट में आगे जनरल फॉर्म पढ़ा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं सीधे ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड दिस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड, इससे हम बाकी पैटर्न्स देखते हैं, है ना। जनरली वी मूव फॉरवर्ड लाइक दिस फ्रॉम द बेसिक वर्जन, तुम लोग तेज लोग हो तो
डायरेक्ट एकदम एडवांस वर्जन पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर जब आसान चीजें आएंगी तब आ जाएगा। यू विल बी एबल टू सरमाइज इन रेट्रोस्पेक्ट, डोंट वरी। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद अ रिजिड सरफेस, acceleration is parallel to the surface. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर सपोज देयर इज अ रिजिड सरफेस, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया मैंने, और यहां पे मैंने एक m रख दिया, अब इसका एक्सेलरेशन या तो इधर होगा या तो एक्सेलरेशन डायग्राम में इस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, व्हेन two solids objects are in contact with each other, ऐसे इसलिए करा रहा हूं रूल्स के बाद, फिर मैं केसेस इसलिए कराऊंगा क्योंकि इट्स मोर फन दैट वे, बट इट इज ओनली फन फॉर दोज जिनको रूल्स याद रहता है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैं पढ़ा दूंगा सारे रूल्स बल्ले बल्ले, तो उनको मजा नहीं आएगा। तो जिसको ये रूल्स याद रहेगा ना, फिर जब मैं डायग्राम्स बनाऊंगा तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट। अच्छा, इस वजह से ऐसा करते हैं, है ना? तो रीजन मैं एक बार अरीना प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर द रीजंस, ऑल द पॉसिबल रीजंस, एंड देन विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑल टुगेदर, तो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, व्हेन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, ऐसे लिखो, विदाउट relative slipping, there is no relative slipping between the contacts, then they both must have same acceleration. इसका एग्जांपल है सपोज जो मैंने थोड़ी देर पहले किया। अब तुमने देखा होगा कि मैंने उसमें बोला एक्सेलरेशन डायग्राम में ये m1 था, ये m2 था, मैंने इसके एफबीटी में भी यहाँ पे a बना दिया और इसके एफबीटी में भी यहाँ पे a बना दिया था। ऐसे ही जादू थोड़ी है कि बना दोगे, कोई लॉजिक होगा। लॉजिक ये है कि वो दोनों इस सरफेस पे क्या है, कांटेक्ट में है, एंड देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग अलोंग दिस सरफेस। समझ में आ रहा है? यही मैं क्वेश्चन ऐसा कर दूं, ये ऐसा है और एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, उसके ऊपर चिपका हुआ है, चिपका नहीं है, इधर फोर्स लग रहा है इसलिए, तो ये ब्लॉक आगे जा रहा है और ये थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। अब बना लो एक्सेलरेशन। समझ में आया? तो उसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, ये वाला चीज जो मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, इट इज बिकॉज दे आर इन कॉन्टेक्ट एंड देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा? हो जाए तो बता देना, और कॉम्प्लिकेट कर दूं। ठीक है, अच्छा ये लिखो, जल्दी लिखो, पानी पानी। तुम्हारे बुक्स में क्या है ना कि जैसे टीएमएच में भी है या फिर जो एडवांस का बुकलेट मिल रखा है उसमें सीधे आउट यूज केस दे रखा है विदाउट मच एक्सप्लेनेशन। तो वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड ऑल दोस। पुली केस हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज है, वेलोसिटी रेशियो है, चीजें क्या होती हैं, क्यों होती है, कहाँ से आती है, ये सारे केसेस हम पढ़ पाएंगे वंस वी आर एबल टू ड्रॉ डायग्राम्स प्रॉपरली। क्या रिलेटिव स्लिपिंग मतलब क्या होता है? देखो, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्लिपिंग।
जैसे मोशन कर रहा है और ये साथ में फिसल भी रहा है। अब ये रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है इसमें, समझ में आया? नाउ देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, ये चिपके हुए हैं, ऐसे कहीं पे भी घुमाओ एक साथ आती उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये स्लिप हुआ तो देयर इज रिलेटिव स्लिपिंग, उस केस में डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। तुम इमेजिन करो ना कि अगर मैं रिलेटिव स्लिपिंग अलाउ कर दूं, सपोज इमेजिन देयर इज अ वेज लाइक दिस, और इधर से एक ब्लॉक रख दिया यहाँ पे, ये ब्लॉक इधर जा रहा है और ये ब्लॉक इमेजिन करोगे थोड़ा सा इधर तो जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है, तो नेट कुछ इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, नीचे जाएगा ना ग्रेविटी। अरे ये इधर जा रहा है और ये इसके पैरेलल होगा, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, पैरेलल टू द रिजिड सरफेस, और ये भी लेकिन जा रहा है इधर, तो ये नेट कहीं ऐसा कुछ होगा, है ना? तो ये इतना खतरनाक लेवल नहीं पढ़ना है, मैं बस इमेजिन करवा रहा हूँ। मतलब मैं रूल्स इसलिए लिखवा रहा हूँ बिकॉज रूल्स की वजह से ही हो रही है चीजें, हमारे लिए बस ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, है ना? क्या लिखवाया था? टू सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तीसरा एक और रूल था, सपोज इफ P and Q are 2 points on a stretched string, inextensible string, then they must have same acceleration, and जो भी मैं acceleration के लिए रूल लिखवा रहा हूँ ना, that is valid for a velocity as well. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ सपोज मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, इस पे m1 है और इस पे m2 है, टेंशन लग रहा होगा दोनों पे, टेंशन इज ए बाई डायरेक्शनल फोर्स, ठीक है? अब छोड़ो, अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है m1 से जस्ट बगल वाला, स्ट्रिंग में मैंने लॉजिक बताया था कि जस्ट बगल वाला मॉलिक्यूल है वो खींचता है, तो जस्ट बगल वाला जो है वो पॉइंट, उसकी बात कर रहा हूं मैं, मैंने लिया P और ये पॉइंट लिया Q। अगर VP और VQ में डिफरेंस हो, अगर मान लेते हैं VP ज्यादा है VQ से, तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, तो ये स्ट्रेस्ड वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो वो कंडीशन की बात नहीं कर रहा मैं किसकी बात कर रहा हूं? अच्छा, अगर मान लेते हैं VP स्मॉलर देन VQ, VQ फास्ट है, तो टूट जाएगा या खिंच जाएगा, तो दूसरा कंडीशन ऑफ द स्ट्रिंग विच इज वायलेटेड, दैट इज इनएक्सटेंसिबल। तो इन दोनों कंडीशन के केस में ये दोनों ही चीज पॉसिबल नहीं है, दैट P एंड Q हैव डिफरेंट वेलोसिटीज एज वेल एज डिफरेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा तो चेंज हो जाएगा ना, डिफरेंट वेलोसिटी पहुंच जाएगा एट द एंड, समझ में आ रहा है? देयरफॉर P एंड Q must have same velocity and acceleration, otherwise stretched inextensible string वाला कंडीशन क्या है? वायलेट हो रहा है। क्लियर है? तो जब ऐसे इसमें जब एफबीटी बनाओगे, तो जब एक्सेलरेशन बनाओगे, इधर ए आएगा और इधर भी ए आएगा, इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सेम। तुम्हारे टीम में वाला क्वेश्चन है,
तो उसमें देखोगे दोनों का एक्सेलरेशन सेम मान रखा है, तो ऐसे ही थोड़ी मान रखा है, इसकी वजह से मान रखा है कि बिकॉज इट इज कंडीशन। वंस वी आर डन विथ फोर्सेस, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आता है? फ्लोटिंग बॉडीज, नहीं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन एंड देन आएगा फ्लोटिंग बॉडीज। फ्लोटिंग बॉडीज इंटरेस्टिंग है, ग्रेविटेशन तो 10 मिनट का है, वो तुम खुद से कर लेना। हाँ जी, नहीं मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करा दूंगा, 15 मिनट पढ़ा दूंगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बच्चों वाला टॉपिक है, तुम लोग बच्चे हो क्या? ठीक है, चले आगे। एक सेकेंड, एक और रूल है, इफ अ स्ट्रिंग इफ P एंड Q, फिर से ले लेते हैं 2 पॉइंट्स, उससे ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। इफ P एंड Q आर 2 points on a string which is passed over a pulley, passing over a pulley, थोड़ी सी इंग्लिश अनक्लियर सी होगी तो मैं डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है? ये खुद से लिखा है ना, तो थोड़ा सा वो, ऐसा नहीं इंग्लिश अच्छी है मेरी, जज मत करना, इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरी, तुम सबसे अच्छी है। विच इज पासिंग ओवर पुली, ठीक है? तो मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, P एंड Q, ठीक है? तो अब इस केस में देखो, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, मान लेते हैं इसका कुछ एक्सेलरेशन a होगा एंड इसका कुछ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ले लिया हमने, ठीक है? तो पहली बात तो हमें ये देखना होगा कि इफ वन, जो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए पहला चीज इसमें, कि इफ एक्सेलरेशन ऑन वन साइड is towards the pulley, then acceleration on other side will be away from pulley। पहला कंडीशन, इसका मतलब एक अगर मैं टुवर्ड्स द पुली ले रहा हूं तो दूसरा अवे फ्रॉम द पुली, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हो सकता है पुली एंगल पे भी तो हो सकता है। मान लेते हैं सरफेस, ये पुली, यहाँ पे भी एक ब्लॉक ले लिया और यहाँ पे एक ब्लॉक ले लिया, तो इस अगर इसका एक्सेलरेशन ए अवे फ्रॉम द पुली मानूंगा तो इसका एक्सेलरेशन ए टुवर्ड्स द पुली मानूंगा। इसलिए अप डाउन राइट लेफ्ट से नहीं लॉजिक बनाना है, इससे बनाना है जो बता रहा हूँ। अरे वो तो देखेंगे ना, मास की बारी बाद में आएगी, अब एक्सेलरेशन डायग्राम सीख रहे हैं। मैंने बोला था ना एक्सेलरेशन डायग्राम खतरनाक है, मान नहीं रहे थे तुम ही को देखना था क्यों खतरनाक। देखो सेकंड, ये जो P एंड Q एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ P एंड Q मस्ट बी सेम। ऐसा इसलिए बिकॉज अगेन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अब मान लेते हैं कुछ टाइम टी में इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 मान लेते हैं, तो कुछ टाइम टी में ये पॉइंट ऊपर जाएगा 1/2 a1 t स्क्वायर्ड, और ये पॉइंट नीचे जाएगा 1/2 a2 t स्क्वायर्ड। अब एज द स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है तो डिक्रीज, ये लेंथ और ये लेंथ सम कांस्टेंट होना चाहिए, राइट?
क्यों? क्योंकि ये वाला तो कितना होगा, ये पाई आर होगा, 2 पाई आर पूरा है, तो ये वाला स्ट्रिंग पाई आर तो फिक्स्ड है, उस पूरे स्ट्रिंग में से पाई आर हटा दो पहली बात तो, दिस प्लस दिस बचा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? कुछ बोल रहा हूं तो इधर ध्यान दो, ठीक है? ये स्ट्रिंग का पूरा लेंथ यहाँ पे है, तो ये जो पूरा स्ट्रिंग का लेंथ है ये कांस्टेंट होगा ना, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, बढ़ नहीं रहा घट नहीं रहा। अब उसमें से ये वाला जो स्ट्रिंग का लेंथ जो पुली पे ऑलरेडी ओवरलेड है वो कितना होगा? पाई आर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द पुली, ऊपर से आधा लेड। क्लियर है? तो पाई आर हटाए थे, दिस प्लस दिस कांस्टेंट हो गया। अब दिस प्लस दिस कांस्टेंट है, इसका मतलब, और ये साइड घट रहा है ये साइड बढ़ रहा है, तो डिक्रीज ऑन लेफ्ट मस्ट बी इक्वल टू इंक्रीज ऑन राइट, कह सकता हूं ना? तो कैन आई से दैट 1/2 a1 t स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/2 a2 t स्क्वायर हाफ कट गया, इसलिए a1 इज इक्वल टू a2। तो इसीलिए मैंने अगर इधर a लिया है तो दूसरी साइड में मुझे क्या लेना पड़ेगा? a। तो तुम्हारे जो टीएमएच में क्वेश्चन है, एक तरफ a ऊपर ले रखा है एक तरफ a नीचे ले रखा है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। हॉलीडे थोड़ा लंबा हो गया नहीं? 7 के बदले 10 दिन हो गया तुम लोगों का। क्या हुआ? ज्यादा है? बीच में एक्स्ट्रा बुला लूं एक दिन, एकदम बीच में बुलाऊंगा, 5 दिन उधर से 5 दिन इधर से, नहीं? सरप्राइज क्लास। लेकिन हॉलीडे होमवर्क सब टाइमली कर लेना, ठीक है? सब सब्जेक्ट का अच्छा आइडिया है, सब मेरा। अब वो तो मैं बता दूंगा सर को, बाकी देख लेंगे। उससे क्या हो जाएगा? मिलेगा तो सबको, सबको मिलेगा। हॉलीडे होमवर्क में कितने क्वेश्चन कर पाओगे तुम? 100 पर डे, ठीक है? 10 दिन में 1000 हो जाएगा, ठीक है? हम्म। पूरी छुट्टी में 100 बोल रहे थे। ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, इसको बोलते हैं लालच। लालच बुरी बला है। मुझे पसंद ही नहीं कि तुम आराम करो। आई डोंट लाइक इट व्हेन यू रिलैक्स एंड एंजॉय एंड यूज फोन, वॉच रील्स, scroll your day. Generally you scroll your days away, है ना? अंडरस्कोर 002 से 21। हाँ। क्या चल रहा है तुम्हारा स्क्रीन टाइम? इसका एक बार स्क्रीन टाइम 24 घंटे में 26 घंटे दिखा रहा था, बिकॉज ही वॉज यूजिंग हिज लैपटॉप एज वेल, तो फोन वॉज नॉट एनफ, तो ही वॉज यूजिंग देम टुगेदर, तो एक साथ एक का डोपामिन मतलब एनफ नहीं था, तो दोनों यूज कर रहा था, तो कुछ 26 आवर्स दिखा रहा था। कैसे यार, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, समझ में आया? इतना ही पढ़ते हैं एक्सेलेरेशन डायग्राम में। अब लग रहा है ना खतरनाक? हाँ जी। एक्सेलेरेशन डायग्राम्स के 4 रूल्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। अब कमिंग बैक टू द स्टेप्स ऑफ एफबीडी, सेकंड हमने बनाया एक्सेलेरेशन डायग्राम। थर्ड स्टेप है स्टेप 3, डिटोर लिया था हमने एक्सेलेरेशन डायग्राम के लिए। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? जो स्टेप 2 है ड्रॉ एक्सेलेरेशन डायग्राम, तो उसके रूल्स थे ये 4 पॉइंट्स, एंड देन वी आर कमिंग बैक टू स्टेप 3। स्टेप 1 क्या है? ड्रॉ एफबीडी। स्टेप 2 क्या है? ड्रॉ एक्सेलेरेशन डायग्राम। स्टेप 3 क्या है? चूज अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।
choose a pair of perpendicular axes. सीनियर बैच में व्हेन द टाइम कम्स आई सीज एवरीबॉडीज फोन, मेरे पास कुछ 20-25 फोन इकट्ठा हो जाते हैं, सिलेक्टेड बच्चों को सबका लेकर रख लेता हूँ मैं कि अब पढ़ो। इसका तुम्हारा भी ले लूंगा इस साल तो, ठीक है। किसी को चाहिए हो तो बता देना, सीज करके दे दूं। क्या हुआ? बहुत बढ़िया, नहीं होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू हैव फोन, मतलब एटलीस्ट नॉट यूज इट एज डिस्ट्रैक्शन। जो डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज कर रहा है उसको थोड़ी पढ़ना है, उसका एग्जाम है क्या? उससे क्यों? फोन बहुत ही मतलब इट्स ईटिंग अवे योर ब्रेन एंड यू आर नॉट नोइंग इट। मतलब बहुत ही ज्यादा वो डल बना रहा है तुम सबको, सबको ही। थोड़ा सा माइंड स्ट्रेस होता है तो देख लेते हैं, इट इज एस्केप रूट। माइंड स्ट्रेस होता है तो वो पढ़ने पे नहीं जाता, थोड़ा कोई डांट देता है तो देख लेते फोन, थोड़ा मार्क्स नहीं आते तो देख लेते। ये अच्छे स्टूडेंट्स की आदत बता रहा हूँ मैं। खराब स्टूडेंट्स का क्या है, वो तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों? सही बोल रहा हूँ ना, उनका तो अलग है। अरे तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, किसी और के लिए पूछ रहा था। बट जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या सीन है ये बताया मैंने तुम्हें, कि थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो चलो थोड़ा सा स्केप कर लेते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग, वी आर ट्राइंग हार्ड, बट थोड़ा स्केप कर 5 मिनट देख लेते हैं। वो 5 मिनट 2 मिनट जो है ना, दैट्स ईटिंग अवे। माई स्ट्रॉन्ग सजेशन टू यू इज डिलीट ऑल सोशल मीडिया फ्रॉम योर फोन। सब कुछ डिलीट कर दो और पढ़ने में लग जाओ। अगले 4 साल तक मेहनत करो, उसके बाद जिंदगी सेट हो जाएगी। ठीक है, करें आगे। चूज अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस। अब यूजुअल चॉइस ऑफ एक्सिस क्या होगा, इसमें क्या होता है, यूजुअली वन एक्सिस is taken along the direction of acceleration. This is not first point, ये usual condition है। And another axis is taken perpendicular to acceleration. क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैंने बोला कि इधर इंक्लाइन प्लेन पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा और उसको बोला कि चले जाओ, तो ये एक्सेलरेशन नीचे ऐसे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, एक एक्सिस इधर और एक एक्सिस इधर परपेंडिकुलर, इसको एक्स एक्सिस बना दिया और इसको वाई एक्सिस बना दिया। इसमें किसी को डाउट? अब लास्ट स्टेप, सबसे फाइनल स्टेप, सबसे खतरनाक स्टेप, फोर्थ स्टेप। स्टेप 4 क्या होता है, वी अप्लाई एफ इज इक्वल टू एम along each axis. अब the idea is apply, when we apply f is equal to ma along each axis, ठीक है, तो मेरे को बार बार वो एग्जाम्पल गिवन वाला याद आ जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल गिवन, लेट मी शो यू एग्जाम्पल। f इज इक्वल टू ma along each axis, तो एक एक्सिस है और ये एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है। अब इसमें देखो, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इसमें कोई एक्सेलरेशन है क्या, तो उस केस में एफ नेट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। किस केसेस में, फॉर यूजुअल सिलेक्शन ऑफ एक्सिस। यूजुअल सिलेक्शन क्या है, एक एक्सिस along the direction of acceleration, another is perpendicular to acceleration. Therefore, for usual selection of axis, F net is equal to 0. That is, forces are balanced
along the axis perpendicular to acceleration and F net is equal to m times a along axis parallel to acceleration. ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? लिखो फिर समझाता हूं. चलो पहले समझा देता हूं फिर लिखना. इधर देखो, अब मैंने जब इसके क्रॉस में क्या करूंगा, इसके फोर्सेस बनाऊंगा. ठीक है, इस पे फोर्स बनाओ. किधर आएगा ये? नीचे एक mg. ठीक है, अब एक फोर्स यहाँ नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा होगा, तो ऊपर की तरफ ऐसे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा. इस सरफेस के पैरेलल इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा. सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, जब ये कुछ एंगल थीटा होता है तो ये थीटा होता है, ऐसा बताया था क्या मैंने? ये बताया था कभी? नहीं बताया था तो अभी सुन लो. देखो, जब भी कोई लाइन, ये भी एकदम जनरल लाइन बता रहा हूं, जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है तो इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल से थीटा बनाएगा. क्या बोला मैंने? जब भी कोई लाइन, कौन सी लाइन? ये एक्सिस या फिर ये दोनों सेम चीज है. ठीक है, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगा तो उसका परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये किससे थीटा बनाएगा? वर्टिकल से. तो ये एंगल आ गया. दूसरा भी तरीका है इसको देखने का, बहुत थोड़ा सा लंबा तरीका है, जिससे मान लेते हैं ये है, ये ब्लॉक बनाया, ये मान लेते हैं थीटा है. तो जब मैं इसका mg बनाऊंगा, मान लेते हैं इसका तुमने mg बनाया और तुम्हें ये एंगल पता करना है, राइट? ये एंगल मतलब ये एंगल पता करना है. इधर देखो, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये थीटा. नहीं समझ में आया? फिर सुनो, थीटा 90, तो 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट, और ये 90, तो ये थीटा. आ गया? गुड यार. ऐसे भी आ सकता है, बट ये बार बार थोड़ी ज्योमेट्री बनाएंगे हम, है ना? हमें कौन सा लॉजिक याद करना है? जो मैंने बोला है वो हर जगह सत्य है, कभी खराब नहीं होगा. तो ये लाइन, मैंने क्या बोला? एक लाइन अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाए तो इस लाइन के परपेंडिकुलर किससे थीटा बनाएगा? वर्टिकल से. और अगर कोई लाइन वर्टिकल से थीटा बनाए तो उसका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल से, वाइस वर्सा. समझ में आया? दैट इज अ क्विक वे टू सी एंगल. तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा कुछ, राइट? समझ में आ रहा है? अब क्या होते हैं ना, फोर्सेस के कंपोनेंट्स होते हैं. अभी हमने पढ़ा नहीं है, कंपोनेंट्स अभी नहीं पढ़ा होगा. तो फोर्सेस के कंपोनेंट होते हैं, बस इतना जान लो कि इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, राइट? इधर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा आता है और इधर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा आता है. ठीक है, पढ़ाऊंगा आगे जाके, अभी नहीं. बस इतना जान लो कि जो इसका जो कंपोनेंट होगा अब इधर की तरफ, दैट विल बैलेंस अलोंग दिस, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. इसका जो कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, दैट विल बी इक्वल टू m टाइम्स एक्सेलरेशन. ये बताया मैंने इस वाले रूल से. कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल से बताया है, बट क्वेश्चंस अभी हमें सिंपल ही करने हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं सिलेबस. नहीं समझ में आया? लेट मी ट्राई वंस अगेन. देखो, इस वाले एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन है क्या? इस वाले एक्सिस पे ए. तो जिस एक्सिस पे एक्सेलरेशन नहीं है, एफ नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. मतलब फोर्सेस मस्ट बैलेंस ईच अदर. कौन से फोर्स? तो एक ये फोर्स और इसका एक कंपोनेंट जो इस एक्सिस पे आएगा, वो फोर्स. किसी भी फोर्स का ना कंपोनेंट होता है अलोंग द टू एक्सिस. हर वेक्टर का एक कंपोनेंट होता है. हर वेक्टर जो है उसको हम एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स के फॉर्म में तोड़ सकते हैं. ठीक है, उतना नहीं जानना है, बस इतना समझ लो कि इस वेक्टर का दो पार्ट है, एक इधर वाला और एक इधर वाला.
ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसको बैलेंस करेगा और ये वाला पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्सेलरेशन के लिए। चले आगे, समझ में आया यहाँ तक? बढ़िया, नींद कर ली अच्छे से? नहीं समझ में आया था? चलो अच्छा है। अब हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो हमारे बुक्स में है। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 21। एग्जाम्पल 31। ये वाले उस पीडीएफ में था क्या, देखना एक बार पॉज करना। ये 31 नंबर है मेरे बुक में, तुम्हारे बुक में 27 है? अच्छा एक 27 भी है, ये कह रहे हो होगा इसमें? ये ओके, कंसिडर टू बॉडीज ऑफ masses m1 एंड m2, m1 मोर देन m2। देखो इधर m1 है और इधर m2 है, तुम लोग को दिख रहा है क्या? ब्लड है थोड़ा, कोई बात नहीं। Tied at the ends of an inextensible string passing over light and frictionless pulley. Calculate the common acceleration of the system, tension in the string and thrust on the pulley. Acceleration, common acceleration of the system. What does it mean? Common acceleration, system कहीं एक तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो इधर acceleration है और इसका इधर acceleration दोनों same है, उसकी बात कर रहा है ये। And tension in the string and thrust on the pulley. Tension कितना है इस केस में वो निकालना है। And thrust on the pulley मतलब ये जिससे hinged है वो thrust कितना फोर्स लगा रहा हो, समझ में आया? ये तीन चीजें निकालनी है, करें? लेट्स अप्लाई व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। हम देख लेते हैं इधर, ठीक है। अब लेट्स एनालाइज, इधर बनाते हैं m2 एंड इधर बनाएंगे हम m1। साथ क्यों नहीं बनाए पता नहीं, ऐसे। ठीक है, m2 की बात करें अगर, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे? नीचे लग रहा है एक m2g। ये तुम लोग m2g जो ग्रेविटी है ना फोर्स, वो एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स बनाओगे। मेरे को इतना भी टेढ़ाना नहीं पसंद है, मैं बहुत मारता हूँ फिर। mg कुछ लोग टेढ़ा बना देते हैं, मुझे OCD है इस चीज के लिए। OCD का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है? तो ये अगर जिसका मुझे mg टेढ़ा दिखा उसको मैं टेढ़ा कर दूंगा, उसको फिर टेढ़ा mg एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसलिए पहले बता देता हूँ mg टेढ़ा नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज m1g, ठीक है? बड़े बड़े वेक्टर्स डायग्राम फोर्सेस बनाओ, सही रहता है। अब ये नहीं कि पेज पूरा भर दिया, थोड़ा सा रैशनल रहेंगे। अब m2 पे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या? देखना क्या लग रहा है, टेंशन। और इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है क्या? क्या ये दोनों टेंशन बराबर है? क्यों? एक्सेलरेशन सेम इसलिए टेंशन सेम कर दिया। तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है? अब मैंने बोला m1 भारी है, तो मैं नीचे इसके एक्सेलरेशन अगर a अज्यूम करूंगा तो क्या करूं, इसको भी नीचे a अज्यूम कर लूं? क्यों? गुड। रूल क्या कहता है, एक तरफ अगर अवे फ्रॉम द पुली तो अदर साइड क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स पुली।
एंड सेम स्ट्रिंग सेम एक्सेलरेशन, दोनों की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? अब इस पे एक ही एक्सिस है, दो एक्सिस लेने की जरूरत नहीं, दो एक्सिस ले सकते हैं। इसका अब एक्सेलरेशन डायग्राम बनाओ। इसका एक्सेलरेशन डायग्राम में क्या है, ये ए इधर आ गया और इसका एक्सेलरेशन डायग्राम में ए नीचे आ गया। अब एक्सिस ले लेते हैं, कलर खत्म हो गया। एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, एक एक्सिस in the direction of acceleration, again एक axis perpendicular to acceleration and एक axis in the direction of acceleration। ठीक है, perpendicular to the acceleration forces will be balanced, कोई force ही नहीं। parallel to the axis मतलब parallel to acceleration, F net must be equal to ma। अब ध्यान देना, F net दो तरीके से लिखा जा सकता है, T minus m2g इज इक्वल टू m2a लिख सकता हूं, एंड m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, दोनों लिख सकता हूं ना, m2g माइनस टी और t माइनस m2g। इसमें से एक सही है एक गलत, कौन सा सही है बताओ? सबका ऊपर वाला आ रहा है? किसी को ऐसा लग रहा है कि नीचे वाला सही है? ऊपर वाला गलत है? खतरनाक आदमी यार तुम। किसी को समझ में आया इसमें डाउट क्यों होना चाहिए? क्योंकि दीज टू आर नेट फोर्स का मतलब क्या है, F1 माइनस F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो F1 ये होगा या F1 ये होगा, कौन बताएगा? तो दैट विल बी गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ओनली। मुझे F नेट किसकी डायरेक्शन में चाहिए? ए की डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं ए की डायरेक्शन को क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, और अदर साइड को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। इस साइड में क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव, तो T माइनस m2g होगा, ये नहीं होगा और ये होगा। समझ में आया? जो ये चला गया, ठीक है, यहां तक लिख लिया, लिखो जल्दी। सिमिलरली यहां पे क्या करूं, T माइनस m1g लिख दूं? अरे बोलो, नहीं ना, क्या लिखूंगा, m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a। इधर m1 है, इधर m2 है। चलो कोई बात नहीं, दो इक्वेशन मिल गया मुझे, T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, एंड m1g माइनस T इज इक्वल टू m1a। ये दो इक्वेशन मिल गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, T एंड A की वैल्यू आ जाती है T1, A की वैल्यू आ जाती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g, और T की वैल्यू आती है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। अच्छे स्टूडेंट्स इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया ना? इसके पहले वाले क्या करूं, दिखा दूं वैसे? बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। तुमने बना लिया? तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा? तो बनाओ जल्दी, घर पे जाके बनाओगे? नहीं नहीं, ये नहीं करना, जल्दी बनाओ, घर पे जाके लेक्चर देख लेंगे वापस, मैं अपलोड ही नहीं करूंगा।
ये तुम लोग को अपलोड मिल जाता है इसलिए तुम लोग को लगता है कि बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जो करोगे यही करोगे, जो डाउट है यही सॉल्व करोगे, वो लेक्चर्स तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। जो अपलोड होता है एब्सेंट कर जाते हैं कि कोई बात नहीं लेक्चर से देख लेंगे, अचानक से एक दिन बंद कर दूंगा सारा अपलोड। अब जब भी तुम कुछ भी क्वेश्चंस करोगे ना, यू विल बी एबल टू रिलेट वेरी थॉरोली कि क्यों हम चीजें कर रहे हैं, क्यों एक्सेलेरेशन ऐसा ले रहे हैं, क्यों ऑपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। पहले तो तुम्हें डाउट ही नहीं आता कि ऐसा, ठीक है, ऑब्वियस तो है, चीजें ऑब्वियस नहीं है, देयर इज अ रीजन। चले आगे, नेक्स्ट। हो गया, जल्दी करो यार। ये भी लीजिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। करो, इस क्वेश्चन में करो। इस क्वेश्चन में तुम्हारा टास्क ये है, चलो मैं बना देता हूं ना अगले क्वेश्चन इसमें। जैसे एक M1 ब्लॉक है and there is a pulley here and it is connecting the two blocks through a string and this is block M2. अच्छा, उसमें एक और चीज निकालना था जो हमने नहीं कैलकुलेट किया, थ्रस्ट। किसने बताया नहीं, तुम लोग को चाहिए कि जल्दी खत्म हो जाए, सर चले जाए। ये जो पुली किसी चीज से हैंग्ड है तो वो कितना पुली थ्रस्ट लगा रहा है उस चीज पे, ये चाहिए मुझे। तो पुली बैलेंस्ड है, पुली कहीं इधर उधर तो नहीं जा रहा है, पुली के नीचे दो टेंशन है तो ऊपर थ्रस्ट कितना लगा रहा होगा, बैलेंस्ड है। अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, सो F मस्ट बी इक्वल टू 2T। चलो यहीं पे एक नया कॉन्सेप्ट बता देता हूं। A massless case of massless accelerated pulley. Suppose there is a pulley which is also accelerated. ये ऊपर की तरफ मान लेते हैं पुली एक्सेलरेट हो रहा है, हो सकता है पुली के चारों दोनों तरफ से टांग दे और पुली को ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना। एंड पुली इज मासलेस, तो चलो F, ये F ले लेते हैं।
अब F इजिकल टू हमें इक्वेशन लगाते हैं, एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स अप कौन सा पॉजिटिव होगा? टेंशन पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा ना? गुड, क्या पॉजिटिव हो जाएगा? F पॉजिटिव हो जाएगा, तो F माइनस 2t, ये नेट फोर्स होगा। ये किसके बराबर होगा? मास ऑफ पुली टाइम्स एक्सेलरेशन। मास ऑफ पुली कितना है? 0 टाइम्स एक्सेलरेशन, ये 0 हो गया, तो F इज इक्वल टू 2t हो गया। इसका मतलब अगर मासलेस पुली है तो फोर्सेज अक्रॉस इट विल बी मस्ट बी बैलेंस्ड, चाहे वो एक्सेलरेट। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तुम्हारे मशीन्स में अभी काम आएगा। जो ICSE स्टूडेंट्स हैं उनके 10th में काम आएगा ये, तुम लोग का 10th में अभी पढ़ा देता हूँ। 10th में जो चैप्टर 1 2 3 है उसमें काम आता है। ICSE से आगे बाकी उनके 12 चैप्टर है, तुम्हारे 4। हाँ, जो टॉपिक है कोई बात नहीं, देर देर जो टॉपिक्स हैं उसमें। हो गया, चले आगे। ये क्या हुआ? बनाओ, दैट इज योर टास्क। सारे बनाओ जल्दी, दिखाओ मुझे। पॉज कर दो ना, एक बार देखता हूँ सब। चलो कोई बात नहीं। अब दोनों का FBD इधर ही बनाएंगे हम। क्या निकालना है तुम्हें पता है? M1 है ये, तो नीचे क्या लगेगा? M1G, और नीचे से ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स, और राइट साइड क्या लगेगा? टेंशन। M2G का बनाते हैं, नीचे क्या लगेगा? M2G, और ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। एक्सेलरेशन डायग्राम बनाते हैं। अब इसको नीचे मानेंगे? अच्छा, क्या मैं इसको इधर नहीं मान सकता? रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि 1 ब्लॉक अवे फ्रॉम पुली, अगर इसको मैंने नीचे माना तो यहां पे A आ गया, तो दूसरा ब्लॉक विल बी टुवर्ड्स द पुली, तो दूसरा ब्लॉक किधर जाएगा? टुवर्ड्स द पुली, एंड विथ सेम एक्सेलरेशन बिकॉज दे आर सेम स्ट्रिंग सेम पॉइंट। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? बट रूल ने ये नहीं कहा था कि इसको नीचे मानना है और उसको राइट। रूल ये भी, रूल के हिसाब से ये भी सही है कि मैं ऊपर एक्सेलरेशन ले लूं और इसको लेफ्ट ले लूं, वो भी सही है। समझ में आ रहा है? और वो गलत नहीं है, उस केस में A अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। एंड इफ एवर A comes out to be negative, तो घबराना नहीं है, रोने मत लग जाना। इसका मतलब यह है दैट अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज रॉन्ग। डायरेक्शन अज्यूम्ड इज रॉन्ग, तो हमें कौन सा लेना है? Therefore, take opposite direction. Magnitude will be same. करके दिखाऊं? पहले एक बार इस तरह से एक्सेलरेशन लेके देखते हैं और इससे मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूं, एंड दूसरा तरीका से करते हैं, उससे ही मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा तुम्हें। कुछ लोग बोल रहे हैं जाने दो, नहीं जाने देंगे। इसके लिए लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A,
इसमें परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड, तो n इज इक्वल टू m1g एंड t इज इक्वल टू m1 टाइम्स a. Along the direction of acceleration, F net must be equal to m times a. समझ में आया? इसमें along the direction of acceleration, F net must be equal to m times a. इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे अगर, तो m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a. इसको उधर लेके जाएंगे तो m2g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टाइम्स a. So a becomes m2g upon m1 plus m2. मैं वेरिएबल्स में ही क्यों चल रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही मजा आ रहा है. ये आ गया a. अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो. क्या था? ठीक है, तो ये बोल रहा है कितना था ये 12 kg, 12 ही था ना, और ये कितना है 8 kg. तो इस रिजल्ट में मैं पुट कर दूंगा. सो दिस बिकम्स 8g, g कितना है 10, 80 अपॉन 8 प्लस 12, 80 अपॉन 20 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन आ गया. इसका मतलब और अज्यूम्ड एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज राइट, प्लस में आया है. अब इसी क्वेश्चन को ऑपोजिट एक्सेलरेशन के डायग्राम से करते हैं. इतना करो पहले. क्या? What is the law? What is the rule? Not law. That in the direction perpendicular to acceleration, forces must balance each other. ये आ गया. In the direction of acceleration, the net force must be equal to ma. In the direction of acceleration, what is net force? T. T must be equal to, ये कौन सा है, m1 है ना, तो m1 आ जाएगा. समझ में आया ये? जल्दी नोट करो फटाफट. उसके बाद 2 और क्वेश्चन है, 3 और क्वेश्चन है, एंड देन विल स्टार्ट विथ मशीन्स. अच्छा, तुम्हारे जो एडवांस वाले बुकलेट में शायद पहले ग्रेविटेशन दिया है, देन एडवांस्ड मशीन्स दिया है. मशीन्स हम पहले खत्म करेंगे, ये डायनामिक्स वाला पार्ट पहले खत्म कर देंगे, एंड देन ग्रेविटेशन विल डू सेपरेटली 10-15 मिनट में. उसके बाद तुम कर लेना. ये क्या होता है, टीचर से टीचर ये प्रोपेगेट होता है. मेरे टीचर ने मुझे बोला था कि ग्रेविटेशन बच्चों वाली चीजें हम नहीं पढ़ाते, और यही मैं बोलता हूँ. तुम नहीं पढ़ा है? क्या मतलब? नहीं नहीं है ना, तभी तो मेरे को नहीं पढ़ाया था, मैं क्यों पढ़ाऊं. ठीक है, ऐसा नहीं है. क्या आ गया? मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, कहां से गलत आ जाएगा मैग्नीट्यूड. हो गया इतना. अब चलो फिर से देखते हैं हम. ध्यान दो इधर.
तो दिस वाज m1 राइट, एंड दिस वाज m2. मैंने बोला एक्सेलरेशन मैं इधर मानू तो रूल मेरा वायलेट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मान लेते हैं. अब एफबीडी फिर से बनाएंगे. m1 का क्या आएगा, नीचे m1g, ऊपर एक नॉर्मल फोर्स और इधर टेंशन और इधर एक्सेलरेशन. दूसरे वाले ब्लॉक का m2 का, ये m1 का है, नीचे m2g, ऊपर टेंशन एंड ऊपर एक्सेलरेशन. अब ये भी गलत नहीं है बाय रूल. अगेन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड. कोई जब फोर्स नहीं होगा तभी एक्सेलरेट नहीं होगा ना, एफ नेट मस्ट बी जीरो. क्या हो जाएगा, एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी. फोर्स जब बैलेंस होते हैं ना, अपवर्ड फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स के. क्लियर है, एन मस्ट बी इक्वल टू एम जी. नेक्स्ट, अब मैंने बोला एफ नेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होगा, एफ नेट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू एम ए. तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, लेफ्ट लेफ्ट पॉजिटिव होगा, तो टेंशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो मैं कह सकता हूं माइनस टी इज इक्वल टू एम वन टाइम्स ए. और इस केस में क्या बन जाएगा, टी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए. ठीक है, ध्यान दो सारे, इसको इसमें पुट कर दो. तो माइनस m1a minus m2g is equal to m2a. So a becomes minus of m2g upon m1 plus m2. Just value same आई, opposite acceleration आया. इसमें वैल्यू जब पुट करोगे तो कितना आ रहा है, ये a becomes minus m2g कितना है, ये 8 kg, ये 12 kg. तो दिस इज माइनस ऑफ 80 इंटू अपॉन 20, दिस इज माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो नेगेटिव आया, इसका मतलब अज्यूम्ड डायरेक्शन ऑफ ए इज रॉन्ग. देयरफॉर ए इज प्लस, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट फॉर m1 एंड डाउन फॉर m2. समझ में आया सबको? ठीक है, अभी हम लोग को क्लास थोड़ा जल्दी आज खत्म करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पावर कंस्ट्रेंट्स. वी कैन हैव सम एक्स्ट्रा क्लासेस सून. छुट्टी से पहले करेंगे, छुट्टी के बाद क्यों करेंगे, छुट्टी तो अभी बहुत टाइम है. छुट्टी कब से है, 13 से है ना. मेरा प्लान ये है कि तुम्हारा फोर्सेस, लॉज एंड मोशन एंड एडवांस वाले जो टॉपिक्स है ना, 2-3 सूडो फोर्स एंड एवरीथिंग, दैट वी फिनिश ऑफ बिफोर छुट्टी, बिकॉज आते ही तुम्हारा आउटपुट टेस्ट है एंड आउटपुट टेस्ट में सब कुछ आएगा. द पैटर्न ऑफ आउटपुट टेस्ट इज वेरी सिंपल, एकदम बच्चों वाला टेस्ट होता है, कुछ नहीं. 2 पेपर होते हैं, हाँ. ओटी एक छोटा सा टेस्ट होता है, ठीक है. 4 होते हैं साल में इस इंस्टीट्यूट में. ऑल्सो आउटपुट टेस्ट, ऑल्सो नोन एज ओटी. ओटी का एक और नाम है, पता है क्या होता है ओटी, सुना होगा तुमने, ऑपरेशन थिएटर. कुछ रिलेट कर पा रहे हैं? तो इसमें क्या होता है, इसमें यू हैव 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2.
सेम डे 3 hours ईच. यस, सुबह 9 to 12 ये होगा एंड देन 2 to 5 इसका पेपर होगा. ठीक है, संडे को होगा on 28th. Yes, and that in this paper you have multiple types of questions. Single correct MCQs जिसका एक ही आंसर सही है. Then there are multiple correct MCQs जिसमें more than one correct होते हैं. ठीक है. Then there are matrix match type. ये होता है मैच द कॉलम. ये आसान है ना. इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक तरफ ए बी सी डी है, एक तरफ 1 2 3 4 है एंड मैच करना होता है. ओनली डिफरेंस इज राइट साइड में इस बार हो जाएगा 5 और 6 भी आ जाता है. एंड ऑल्सो देर आर पॉसिबिलिटी कि 2 का एक आंसर हो. ठीक है. एंड देन देर इज कॉम्प्रिहेंशन टाइप. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल टाइप. इसमें कुछ नहीं, सिंपल न्यूमेरिकल आंसर्स हो सकते हैं फ्रॉम 0 पॉइंट समथिंग, जैसे कुछ ऐसा भी आंसर हो सकता है 95.175. तो इस तरह से तुम्हें आंसर उसमें लिख देने. तो इतने टाइप ऑफ. यस, इसमें मल्टीपल चॉइस में अगर करेक्ट हो गया तो +4 और एक भी गलत भर दिया तो -2. ठीक है. तो ये है नया पैटर्न ऑफ योर आउटपुट टेस्ट, छोटा सा टेस्ट. इसके हाँ जी. यस, 3 अगर आंसर है, मान लेते हैं ACD इज ये करेक्ट आंसर. तुमने CD मार्क किया तो यूल गेट 2 मार्क्स. ACD मार्क किया यूल गेट 4 मार्क्स. D मार्क किया तुम यूल गेट 1 मार्क. बट गलती से तुमने B मार्क कर दिया, यूल गेट -2. ठीक है. यस, पेपर 2 में आएगा वो कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. तो ये 2 पेपर होंगे एंड द पेपर आर सेट बाय आवरसेल्व्स. हम खुद ही करते हैं क्वेश्चंस. हम टोटल मार्क्स इज 360 इन 2 पेपर्स एंड प्लस बायो का पता नहीं कितना है. टोटल अराउंड 80 नहीं 45 होते हैं आई थिंक. 30. हाँ, तो अराउंड ऐसे मान के चलो टोटल अराउंड 480 मार्क्स का होगा पेपर. ठीक है. एंड दिस इज अ बिग इवेंट फॉर अस. इस इंस्टीट्यूट में ये 4 ही होता है, 3 OT एंड एक फाइनल OT. एंड इसका सेलिब्रेशन करेंगे, अवार्ड्स वगैरह सब मिलते हैं. तो यू वर्क हार्ड फॉर इट. ठीक है. इसमें तुम्हें अवार्ड्स वगैरह मिलेंगे. इट्स अ ग्रेट ऑनर. ठीक है. इसको ऑनरेबल मान के और इसके लिए मेहनत करनी है. पेपर में सेक्शन ए फिजिक्स, सेक्शन बी, मतलब पेपर 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग, और फिर फिजिक्स में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए. यस. ठीक है. और किसी को डाउट? तीनों वही सेम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है 30 क्वेश्चन. कॉम्प्रिहेंशन नहीं था पिछले साल और उसके बदले बायो रखा था. इस बार वो भी रखेंगे बिकॉज इस बार तुम्हारा एडवांस भी तो है. 1 घंटे एक्स्ट्रा पेपर की प्रैक्टिस चाहिए. हाँ जी, बायो होगा ना. ये पेपर इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. ये 3 घंटे के बदले 4 घंटे हो जाएगा बस. बिकॉज यू हैव टू हैव द प्रैक्टिस. नहीं, सिर्फ एक. दोनों करते हैं. अच्छा आइडिया वैसे. दोनों 4-4 घंटे करते हैं. अरे क्वेश्चन 4 घंटे करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बढ़ गए. जो इनको लग रहा है कि सेम क्वेश्चन में 4 घंटे कर दूं. ठीक है. ये समझ में आया सबको? चलो ठीक है. अब आ जाओ जल्दी क्वेश्चन पे आ जाओ. वी हैव टू फिनिश ऑफ विद इट. horizontal force of 600 Newton pulls 2 masses 10 kg and 20 kg connected by a light string as shown in the figure. What is the tension in the string?
पुलिंग फोर्स दिखाया ही नहीं है। किस पे? इस पे लगा दूं ऐसे? इस साइड लगा दूं? तुम लोग को इधर पसंद नहीं आएंगे? नहीं, ठीक है चलो इधर लगा देता हूँ। 600 न्यूटन। What is the tension in the string? Does your answer depend on mass in which and the force is applied? अच्छा, एक क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि मैं इधर से अप्लाई करूं या इधर से अप्लाई करूं, तो दोनों केस देखने हैं मुझे। एक बार इधर से अप्लाई करके देखते हैं। तो M2 का जब तुम बनाओगे डायग्राम, एक नीचे M2G और ऊपर क्या आ जाएगा? नॉर्मल, राइट साइड F कितना है ये? 600 न्यूटन, और लेफ्ट साइड क्या है? टेंशन और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट। सेम विथ M1 बनाओगे अगर, तो नीचे M1G और ऊपर नॉर्मल, और इधर राइट साइड क्या है? टेंशन, और राइट साइड में एक्सेलरेशन। अच्छा, मासेस दे रखा है, तो ये 20 kg है। इस बार वैल्यूज के साथ करते हैं ना। तो ये 20 kg है, तो 20G नीचे लग रहा है, तो 200 न्यूटन। इस केस में कितना लग रहा है? 10 kg है, सो दिस इज 100 न्यूटन। तो यहां का जो नॉर्मल फोर्स है ऑफ दिस M1, ये 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। N1 किसके बराबर हो जाएगा? 100 न्यूटन। और N2 किसके बराबर हो जाएगा? 200 न्यूटन। सेकेंड रूल, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो टेंशन मस्ट बी इक्वल टू मास कितना है? 10 kg है, तो 10 टाइम्स A। इधर क्या हो जाएगा? 6। राइट साइड एक्सेलरेशन है, किसको पॉजिटिव मानू? इसको मानू, और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 600 माइनस T इज इक्वल टू 20 टाइम्स A। इसको यहां पुट किया तो क्या आएगा? 600 माइनस 10A इज इक्वल टू 20A। सो 600 इज इक्वल टू 30A। A becomes 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होमवर्क है, तुम इस साइड फोर्स लगा के कर लेना, सेम आएगा, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं ड्यू टू पावर कंस्ट्रेंट्स। एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे एक 5-6 घंटे की, उसमें कवर हो जाएगा सब।